He's of course known as one of India's best cricketing faces. Yusuf Pathan, however, has started a new innings and started off with a bang, winning big in the Behrampur Lok Sabha constituency. He's joining us at the moment. Yusuf Pathan, thank you so much for joining us here on Times Now. And let me begin by asking you, of course, congratulations on your win. लेकिन आपने जो बहरामपुर में जीत हासिल की है इस लोकसभा चुनाव में, ये जीत जो है आपके लिए क्या मायने रखती है? सबसे पहले धन्यवाद आपका। और ये जो जीत है मेरे लिए बहुत बड़ी है जीत, क्योंकि जो बहरामपुर के सांसद थे, जो अधीर रंजन चौधरी, वो 5 टाइम से वहाँ पे सांसद थे और बहुत बड़े लीडर भी है। मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ, सम्मान देता हूँ और उनके सामने जीतना ये बहुत बड़ी जीत है। ये एक मेरे लिए वर्ल्ड कप जीतने के बराबर है। वर्ल्ड कप जीतने के बराबर ये ऐसा क्यों रहा? बिकॉज मैं पढ़ रहा था, आपने कहा कि 2007 में इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड T20 फाइनल साउथ अफ्रीका में वही तरह की टेंशन थी। ऐसा क्यों लगा आपको? क्या ये कंपटीटर की वजह से था कि प्रेशर की वजह से था? नहीं, देखिए, कॉम्पिटिटिव जो थे वो बड़े लीडर तो थे ही, और साथ साथ में मैंने वर्ल्ड कप की बात की थी, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप मैंने अगेंस्ट पाकिस्तान के खेला था। बड़ा मैच था, फाइनल मैच था, और बड़े मैच में जब भी आप खेलते हो तो आपको प्रेशर भी रहता है और आपको अपने आप को साबित भी करना होता है। तो ये जो फील्ड है मेरे लिए बिल्कुल नई है। वो फील्ड तो मेरे लिए बिल्कुल, उस फील्ड पे तो मैं था, मैं डोमेस्टिक खेल रहा था और काफ़ी क्रिकेट खेल चुका था। उसके बाद मुझे वो मौका मिला था वर्ल्ड कप खेलने का, लेकिन ये तो बिल्कुल फ्रेश हूँ मैं इस फील्ड में। और यहाँ पर एक ऐसे लीडर के सामने लड़ना और उनके सामने परफॉर्म करना, ये आपके अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उस चैलेंज से मैं ओवरकम आगे निकला और जीत भी हासिल की। तो इस वजह से वो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। और वहाँ के जितने भी लीडर मेरे साथ खड़े थे, मेरे साथ काम कर रहे थे, और वहाँ के कर्मी, उन सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे, अच्छी टीम मिली मुझे, तो ये चीज़ मैं कर पाया। जी, आपने सही कहा कि अधीर रंजन चौधरी 5 बार वहां से सांसद रह चुके हैं, लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी हैं लोकसभा में। लेकिन इन सब के बावजूद आपने जब 85,000 वोट्स के मार्जिन से उन्हें हराया, तो कहीं ना कहीं क्या आपको ये लगा कि जिन लोगों पर आपको बाहरी होने के जो आरोप लगाए थे, जब आपको एक कैंडिडेचर मिली थी, उनको आपने बिल्कुल सही जवाब दिया? क्योंकि बीजेपी के नेता हैं अमित मालविया, उन्होंने कहा था कि जो टीएमसी के लिस्ट है ममता बनर्जी की, उसमें सारे बहिर्गतो या बाहरी लोग उसमें हैं। तो क्या आपको लगता है आपने सही जवाब दिया इसको? नहीं, देखिए, मैंने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा उन्होंने मुझे इस तरह से बुलाया। ये चुनावी जो भी जुमले कहो उनके थे। देखिए, मैं वर्ल्ड कप खेला, देश के लिए जब खेला तो वही लोग ताली बजाते थे जब मैं चौके छक्के लगाता था या विकेट लेता था, तो वही लोग थे जो ताली बजाते थे। अब ये फील्ड में मैं आया हूँ तो शायद उनको बुरा लगा होगा, तो उन्होंने ये बात कह दी। लेकिन अब जब जीत चुका हूँ तो वो मेरे फैन है और कहीं ना कहीं फैन रहे होंगे, तो मुझे उस बात से कभी भी बुरा नहीं लगा है। और यहाँ पे जब मैं बहरामपुर में जब आया था मैं डे 1 से, तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने मुझे ये फील नहीं होने दिया था कि मैं बाहरी हूँ। उन्होंने मुझे एक घर के बच्चे की तरह ट्रीट किया और बहुत अच्छे से मैं वहाँ पे था, 2.5 महीना कंटिन्यू वहाँ पे था। मैंने रमज़ान महीना भी वहीं पे गुजारा और उसके बाद भी मैं कंटिन्यू वहीं पे था। सिर्फ ईद के टाइम पे मैं 2 दिन के लिए घर पे आया था और उसके बाद अभी जीतने के बाद घर पे आया हूँ। तो इस दौरान मुझे कभी भी ये फील होने नहीं दिया। वहाँ के लोगों ने मुझे एक फैमिली मेंबर की तरह वहाँ पे रखा। बाकी जो बाहर से जो चीज़ें होती रहती है, तो उस चीज़ से मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि जो जवाब देना था मेरी बजाय वहाँ के लोगों ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, मेरे भाइयों ने, मेरी माँ बहनों ने वो जवाब दिया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। जी, और वेस्ट बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस की एक इतिहास रह चुकी है यूसुफ जी, और अपने हार के बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है ममता बनर्जी को कि इंश्योर करें कि उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं उनकी सुरक्षा की जाए। उन्होंने कहा है कि अब हमारे वर्करों को टारगेट करने का क्या फ़ायदा है, मुझे पनिश कीजिए बट मेरे वर्करों को छोड़ दीजिए। क्योंकि आप उसी कंस्टिट्यूंसी के कांग्रेस वर्कर्स की यहाँ बात की जा रही है जहाँ से आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस पर क्या आश्वासन देना चाहेंगे?
नहीं, वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। और वहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन मैं और मेरे जितने भी कर्मी और जहाँ पे जितने लोगों से मैं मिला हूँ वो बिल्कुल खुश है। और देखिए हार जीत लगी रहती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि उनको टारगेट किया जाए या उनके साथ मारपीट किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं बिल्कुल आश्वासन देता हूँ, और मैं बिल्कुल जो लोग हैं उनकी जो सुरक्षा है वो बिल्कुल ममता दीदी हमेशा करती है, क्योंकि जो बंगाल का हर एक बंदा और हर एक जो इंसान है, जो ममता दीदी है वो बहुत ख्याल रखती है। मैंने दरअसल मैं उनको एक लाइनेस की तरह देखता हूँ। मैंने जंगल में शेरनी को देखा है किस तरह से वो अपने बच्चों की हिफाजत करती है, कितना एग्रेसिव होती है और कितना प्यार से उनके साथ रहती है। मैंने जब उनको नज़दीक से देखा तो ये चीज़ उनके अंदर देखी है कि बंगाल के जितने भी फैमिली मेम्बर्स और जितने भी लोग हैं वो अपने लोगों को अपने बच्चों की तरह रखती है, और हमेशा उनकी मुश्किल टाइम में वो वहाँ पर खड़ी होती है। और जब एग्रेसिव होना है तो वो अपने लोगों के लिए एग्रेसिव होती है। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि वो अपनी जो बंगाल के लोगों को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करती है और एक लाइनेस की तरह उनकी हिफाजत करती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने नेशनल टीम में जब अपना कंट्रीब्यूशन दिया तो पूरे देश के लोग आपके पीछे खड़े थे। लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप ही ने कहा है कि गुजरात आपकी जन्मभूमि है और वेस्ट बंगाल आपकी कर्म भूमि है। लेकिन सवाल ये लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने बंगाल और टीएमसी ही क्यों चुना? देखिए सबसे पहले मैं आपको ये कह दूं कि पॉलिटिक्स में आना मेरा कोई सपना था नहीं, और मैं उसके पीछे कभी गया नहीं हूँ। ये चीज़ जो है मैं आगे भी कहा हूँ कि जब मैं श्रीलंका जाने के लिए रेडी हो रहा था तो अभिषेक बनर्जी और ममता दीदी के ऑफिस से एक दो लड़के हमारे पास आए थे और ये ऑफ़र रखी थ्रू कहीं से कनेक्ट करके आए थे। और मैं बॉम्बे में ही था उस दिन, और वो लड़के भी बॉम्बे में ही थे। और एक ही होटल में रहने के बाद भी हमें पता नहीं था कि हम एक होटल में और एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो वहाँ से ये बात शुरू हुई, और फिर एक बहुत बड़े सुपरस्टार है उनसे कोऑर्डिनेट हुआ। उन्होंने भी कन्विंस किया कि भाई आप ये काम करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप लोगों के लिए काम कर सकोगे। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि हम लोगों ने मना कर दिया कि हम ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और मैं श्रीलंका चला गया था खेलने के लिए, और फिर वहाँ से मैं 10 तारीख को वापस भी आया था। तो मेरा कोई ऐसा बहुत बड़ा सपना था नहीं कि मैं पॉलिटिक्स करूँगा। और ये बंगाल से ममता दीदी की जो जगह है वहाँ से मुझे ये ऑफ़र आया, तो सोचने के बाद बिल्कुल वहाँ के लोगों को ज़रूरत भी है। और जिस तरह से मुझे कन्विंस किया गया काम करने के लिए और आश्वासन दिया गया कि आप जीतने के बाद यहाँ पर बहुत काम करना है और हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर आके काम करो, तो उस वजह से मैंने ये चीज़ को अपनाया और इस चीज़ को कबूल किया मैंने कि मैं बिल्कुल वहाँ पे जाके इलेक्शन लड़ूंगा। और ये कौन थे सुपरस्टार? ये फिल्म के सुपरस्टार हैं, स्पोर्ट्स के सुपरस्टार हैं, पॉलिटिक्स के सुपरस्टार हैं? कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ये फिल्म के सुपरस्टार है, लेकिन अभी मैं उनका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी उनसे इस पे बात नहीं हुई है कि उनका नाम लिया जाए कि नहीं लिया जाए। अच्छा। तो मैं वो नाम बिल्कुल खुफिया रखूँगा और पर्दे के पीछे ही रखूँगा। जब वो चाहेंगे कि मैं उनका नाम लूँ तो मैं ज़रूर उनका नाम लूँगा, या तो वो खुद अगर नाम लेके बोलेंगे कि हाँ मैं ही था तो फिर ठीक है, वरना तब तक वो उस चीज़ को पर्दे के पीछे ही रखा जाए तो बेहतर है। लेकिन आपने क्या ममता बनर्जी जो लड़का आया था उसको भी पर्दे के पीछे ही रखा जाए तो ठीक है। ठीक है, वो पूरा हक है आपको। लेकिन आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि इस पॉलिटिकल प्लंज को लेने से पहले कि आपने ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की थी, उनसे बातचीत की थी और उन्होंने कैसे कन्विंस किया आपको? नहीं, बिल्कुल दरअसल वो जो लड़के को भेजा गया था तो उससे कहा था कि भाई जैसे ही हाँ बोलते हमारे साथ बात कराइए। लेकिन उस दौरान जब वो लड़का हमारे साथ था हमने उसको मना कर दिया, तो उस टाइम पे बात नहीं हुई। लेकिन जब हाँ कहा तब बिल्कुल बात हुई उनसे, और मैंने आपसे यही कहा कि उन्होंने कन्विंस किया कि हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर आके इलेक्शन लड़िए और जीतिए, और बंगाल के लोगों के लिए आप काम करिए और उनकी सेवा करिए, क्योंकि हम
हम आपको भी पसंद करते हैं क्योंकि मैं केकेआर के लिए खेला हूँ और बहुत टाइम तक खेला हूँ। कलकत्ता में मैं 7 साल रहा भी हूँ। तो वो चाहते थे कि मैं वहाँ आके लड़ूँ और इलेक्शन जीतूँ और उनके लिए काम करूँ। और उसके बाद जब 10 तारीख को मैं कलकत्ता पहुँचा श्रीलंका से, तो उससे पहले मीटिंग से पहले भी मेरी उनसे बात हुई। हम लोग स्टेज के पीछे बैठ के 10-15 मिनट 20 मिनट आई थिंक हमारी बात हुई। उन्होंने कन्विंस किया क्योंकि मैंने कहा था कि अगर मुझे नहीं अच्छा लगेगा तो मैं यहाँ से वापस भी चला जाऊँगा। लेकिन उन्होंने कन्विंस किया कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो काम आपको करना होगा जीतने के बाद हम ज़रूर करेंगे। आप सिर्फ आके एक बार यहाँ पर मेहनत करिए और काम करिए। जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमने पूर्व में देखा है बड़े क्रिकेटर्स, बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स कई आए हैं पार्लियामेंट में। सचिन तेंदुलकर तो क्रिकेट के लेजेंड है। वो जब राज्यसभा में आए थे तो बहुत ज़्यादा उनकी ऑफ कोर्स तारीफ हुई थी उस पूरे मूव को लेकर। लेकिन जब उन्होंने राज्यसभा छोड़ा तब इस बात को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि उनकी अटेंडेंस सिर्फ 8% की थी। अब आप लोकसभा में बैठेंगे, आपके पार्टी की कीर्ति आज़ाद भी हैं जो क्रिकेटर भी रह चुके हैं। आप इस पॉलिटिक्स के रोल में और पार्लियामेंटेरियन के रोल में कैसे इसको पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाने की आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जब मीटिंग में बात हुई थी तो एक बात ये भी हुई थी कि आप सिर्फ इलेक्शन जीत के दीजिए हमें। तो मैंने उनसे ये कहा था कि नहीं, मैं सिर्फ इलेक्शन जीत के नहीं दूंगा, मुझे काम करना है। अगर आप मुझे ये जगह पर लेके आए हो तो मैं चाहूँगा जीतने के बाद मैं खुद अपने लोगों के बीच में जो मुझे वोट देंगे और मुझे जिताएंगे तो उनके साथ रह के मैं काम करना चाहूँगा। तो उस बात से भी उन्हें बहुत खुशी हुई थी कि हम बहुत खुश हैं और आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आप जो चाहेंगे हम करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप हमारे लोगों के लिए काम करेंगे और हमारे लोगों के भलाई के लिए काम करेंगे। तो और अगर आप चाहते हो कि उनके बीच में रह के काम करोगे तो हम ज़रूर आपका साथ देंगे। तो मेरी ये बात उनके साथ थी और मैं ज़रूर वहाँ पे जाके रहूँगा भी, बंगाल में बहरामपुर में रहूँगा भी, वहाँ के लोगों के लिए काम भी करूँगा। और दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठना होगा तो मैं वहाँ पे भी बैठूँगा। जितना टाइम बैठ सकूँगा उतना टाइम बैठूँगा। और जो मेरे पर्सनल काम होंगे तो मुझे मेरी फैमिली को भी देखना है, तो मैं अपनी फैमिली के लिए भी हाजिर रहूँगा। और मेरी बहरामपुर की जो फैमिली है उसके लिए भी मैं वहाँ पर हाजिर रहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जिताया है, उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया है। तो मैं उनके विश्वास को पूरा जीतूँगा। आपने खुद सोचा है कि आप क्या करना चाहेंगे बहरामपुर पे? किस तरह के प्रोजेक्ट्स, किस तरह के एरियाज हैं जिन पे आप काम करना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं बहरामपुर में, बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं वहाँ पर एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाना चाहता हूँ, ताकि वहाँ पे कला तो बहुत अच्छी है, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं वहाँ पर, और बहुत अच्छे सिंगर्स भी है, अच्छी कला है। लेकिन स्पोर्ट्स में मैंने वहाँ से कोई बहुत बड़ा नाम निकल के देश के लिए या स्टेट के लिए खेलता हुआ नहीं देखा। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई जाए, ताकि बहरामपुर के लोग और आसपास के जितने भी नज़दीकी शहर और गांव हैं वहाँ के लोग वहाँ पर आके स्पोर्ट्स खेले, अपने जो बच्चे हैं उनको यानी जो ड्रीम है उनके वो पूरे करे, अपना करियर बनाने में हेल्प कर सकूं उनको। तो मैं सबसे पहले एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाना चाहूँगा ताकि उनको हेल्प हो, वहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स भी खेले। साथ साथ में वहाँ जो इंडस्ट्रीज़ है जो एक टाइम पे बहुत अच्छी हुआ करती थी, तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ को फिर से एक अच्छे मुकाम पर पहुँचाया जाए, ताकि एक टाइम पे जो सिल्क इंडस्ट्री 5% की GDP वर्ल्ड उसको देती थी, तो वो फिर से एक मुकाम तक पहुंचाया जाए। और साथ साथ में वहाँ जूट का काम बहुत अच्छा होता है, फार्मिंग अच्छी होती है वहाँ पे, थर्माकोल का काम अच्छा होता है। तो मैं ये सारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहूँगा, काम करना चाहूँगा, ताकि वहाँ के जो वर्कर्स है जो बाहर जाके काम करते, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए कि वो वहाँ पर रह के मेहनत करे और अपनी फैमिली के साथ रहे। क्योंकि मुझे फैमिली की बहुत वैल्यू है और मैं जानता हूँ कि फैमिली कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक इंसान की लाइफ में।
जी, और आपने क्योंकि क्रिकेट की बात की, मैं बोलना चाहूँगा कि आपकी जो टीम रही थी कोलकाता नाइट राइडर्स, इस बार वो आईपीएल में कामयाब तो रह चुकी है, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी है कि जो टीम के मेंटर है गौतम गंभीर, ये देखा जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि वो इस बार जो है अपनी उनकी तारीफ ही नहीं हो रही, ये भी बात चल रही है कि उनको कोच बनाया जाए इंडियन क्रिकेट टीम का। तो आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर भी एक एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। गौतम गंभीर के बारे में और इस पूरी बात के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, केकेआर जीता है, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं बहुत लंबे अरसे तक वो टीम के साथ खेला हूँ और मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो बेहतर करे और बेहतर क्रिकेट खेले वो टीम, क्योंकि वहाँ के जो फैंस है वो बहुत ही पसंद करते केकेआर टीम को। और जिस तरह से वो ग्राउंड पे देखने के लिए आते या उनको सपोर्ट करते, तो उनका प्यार और उनका जो मोहब्बत है वो बहुत बड़ी है। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि केकेआर हर साल क्वालिफाई करे और फाइनल खेले और अच्छा खेले फाइनल में, मेरी ये दिली ख्वाहिश रहती है। और साथ साथ मैं गौतम गंभीर की बात करूंगा तो मेरे साथी क्रिकेटर है, बहुत अच्छा उन्होंने जब खेलते थे तो 2 बार ट्रॉफी भी हम जीते वहाँ से। साथ साथ में इस बार केकेआर के मेंटोर भी थे, मेंटोर उनके अंडर में, उनके मेंटोरशिप के अंडर में केकेआर फिर से एक बार जीती है। साथ साथ में एक तारीफ करनी होगी हर मेंबर की जो खेल रहे थे और जो सपोर्ट स्टाफ था, जो बॉलिंग कोच थे या बैटिंग कोच थे, उनकी भी तारीफ करना चाहूँगा। फील्डिंग कोच थे, तो एज ए टीम जो कोचिंग कोर था केकेआर का, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। चंद्रकांत पंडित की तारीफ करूँगा, लास्ट ईयर भी यही लोग थे जो कोचिंग किए केकेआर को और सपोर्ट किया केकेआर को। जो लड़के वहाँ पे खेले तो बहुत अच्छा है, उन्होंने माहौल बना के रखा था और बहुत अच्छा लग रहा था, एक यूनिट लग रहा था। गेंदबाजी बहुत अच्छी की, बैटिंग बहुत अच्छी की, तो एज ए टीम और एज ए यूनिट बहुत अच्छा खेले। वो लास्ट ईयर भी अच्छा खेले थे, ये साल तो बहुत बेहतर खेले। और साथ साथ में गौतम गंभीर की मेंटरशिप में बहुत अच्छा काम किया सभी लड़कों ने, सभी कोचेस ने, और जीते। और अगर उनको कोच बनाने की बात है तो बिल्कुल बनाना चाहिए। इंडियन प्लेयर है, इंडिया के लिए खेले हुए, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है विनिंग कोच में। तो एक इंडियन प्लेयर और एक इंडियन कोच के हिसाब से अगर वो कोच बनते हैं तो उससे बड़ी और उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती जी, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कई टाइम से इंडियन कोचेस ने इंडियन प्लेयर को किस तरह से मैनेज किया है। और अगर फिर से एक इंडियन प्लेयर और अच्छी सोच रखने वाला प्लेयर अगर कोच बनता है तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए और जो नेक्स्ट आने वाले क्रिकेटर है उनके लिए बहुत फायदा होगा। और ये गौतम गंभीर जो है हमेशा प्लेयर्स को मोटिवेट करते रहते हैं। आप मानते हैं कि एक सक्सेसफुल क्रिकेटर ही एक सक्सेसफुल कोच हो सकता है? देखिए, जरूरी नहीं है कि एक सक्सेसफुल क्रिकेटर एक सक्सेसफुल कोच बन सकता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस लेके आता है एक सक्सेसफुल क्रिकेटर, एक सक्सेस लेके आता है उसके साथ, और जो एक्सपीरियंस लेके आता है वो बहुत बड़ा होता है क्योंकि उसने सारे फेज देखे हुए होते। उसने अपनी लाइफ में, अपने करियर में किस तरह से अच्छा प्रदर्शन किया, वो टाइम पे वो क्या फील करता था, जब अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ तब क्या फील करता है। तो एक अच्छा क्रिकेटर बिल्कुल अच्छा कोच बन सकता है, अच्छा मेंटोर बन सकता है, क्योंकि वो सारे फेज वो गुजर चुका होता है। और वो जब किसी प्लेयर को देखता है, जब कोई क्रिकेटर को देखता है और उसके अब जो परफॉर्म करता है उस फेज में देखता है, और जब वो डाउन होता है, जब वो परफॉर्म नहीं करता, तो उस फेज में अगर किसी क्रिकेटर को देखता है तो वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो लड़कों के साथ शेयर करता है और उनको कंफर्ट फील कराता है। तो ये मैं मानता हूँ कि एक अच्छा क्रिकेटर जो देश के लिए खेला है या अपने स्टेट के लिए खेला है तो लंबे टाइम तक, तो वो जो प्लेयर है उनको काफी हेल्प कर सकता है। मैं आपसे 2 सवाल पॉलिटिकल ये जरूर पूछूंगा आखिर में, क्योंकि आपने ममता बनर्जी को कहा कि वो एक शेरनी की तरह अपने पूरे पार्टी के लोगों को, लीडर्स को, सबको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन काफी कंट्रोवर्शियल चार्जेस भी रहे बंगाल के लोगों को, जी, बंगाल के लोगों को। और क्योंकि ये कंट्रोवर्सी रह चुकी है, बीजेपी के आरोप रह चुके हैं, कांग्रेस लेफ्ट के आरोप रह चुके हैं, एक पॉलिटिकल वायलेंस को लेके, करप्शन को लेके और महिलाओं के विरोध क्राइम्स को लेके टीएमसी और टीएमसी लीडर्स को लेके कई सवाल उठे हैं। इन सवालों को आप कैसे जवाब देंगे?
देखिए, करप्शन की जब तक बात है तो ममता दीदी एक ऐसी लीडर है कि अगर कोई करप्शन करता हुआ उनके हाथ लग जाता है तो वो बिल्कुल उस चीज़ को सहन करती नहीं है। और साथ ही साथ में वो जो भी पुलिस है या जो भी उनके ऊपर एक्शन लेने होते हैं तो वो पूरा सपोर्ट करती है। और आपने देखा भी होगा कि अगर कोई ऐसा पकड़ा गया है कि जो करप्शन के अंदर उनका नाम आया है तो ममता दीदी ने बिल्कुल भी उनका साथ नहीं दिया है। उन्होंने बिल्कुल सजा दिलाने का काम किया और पूरा कानूनी तौर पर सपोर्ट किया है। तो मैं उनकी ये तारीफ करूँगा कि वो ये काम ज़रूर करती है। और देखिए, जहाँ पे भी अगर कोई गलत काम होता है तो ममता दीदी हमेशा सपोर्ट करती है कि जो पुलिस है, जो इंक्वायरी जिसके ऊपर बैठी है तो इंक्वायरी करने वालों को सपोर्ट करती है, पुलिस को सपोर्ट करती है। और जो सजा के हकदार है उनको सजा दिलाने के लिए वो बिल्कुल तैयार रहती है। ममता बनर्जी ने पूर्व में कहा है कि जो सीएए कानून है ये एक ट्रैप है जिसमें लीगल सिटीजन्स को फॉरेनर्स बनाया जाएगा। सरकार दूसरी ओर कहती है कि सीएए कानून है जो केवल सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है उन लोगों को जो नेबरिंग कंट्रीज से आते हैं और ओप्रेस्ड कम्युनिटीज से हैं उन कंट्रीज से। आप सीएए और ममता बनर्जी की इस पोजीशन को कैसे देखते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़्यादा इसके अंदर गिरना चाहूँगा नहीं क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है इस बारे में। और मैं उस चीज़ के बारे में, उस बात के बारे में अभी बात करना नहीं चाहूँगा। लेकिन मेरी पार्टी का और जो मेरे लीडर्स का जो स्टैंड है मैं उनके साथ हूँ। जी, यूसुफ पठान जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे बधाई। आपकी अगली पारी सांसद के तौर पे जो आप लोकसभा में खेलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस।